मैं भी एक घर में रहता हूं, आप भी, सब पैनलिस्ट अपने अपने घरों में रहते हैं। मान लीजिए मेरे घर के सामने से एक जुलूस निकलता है जो मुझे नागवार है, मान लेते हैं, उसने कुछ ऐसा बोला जो मुझे, मेरे दिल को चोट लगी। अब ये बताओ बड़े भाई, मेरे घर में उस पर बरसाने के लिए कुछ है ही नहीं, मैं क्या फेंकूंगा? मेरे पास कुछ है ही नहीं। बर्तन फेंकूंगा, गिलास फेंकूंगा, चम्मच फेंकूंगा, हाँ ये तो फेंक सकता हूं, पत्थर नहीं फेंक सकता, क्योंकि मेरे घर में, मेरी गली में पत्थर है ही नहीं। नहीं प्रोफेसर साहब, मैं आपसे जवाब नहीं चाह रहा, मैं जवाब तो गौरव भाटिया से चाह रहा था। आपने तो अपनी बात को रखा है, मैं आपकी बात पर कोई भी प्रतिक्रिया देना नहीं चाहता, क्योंकि आपकी बात में सच्चाई है। आप में से शायद किसी का दंगों से इतना वास्ता नहीं रहा होगा, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं शायद कह के, जितना आपके भाई रिजवान अहमद का रहा है। मेरठ का हूं और बिजनौर का। 17 मई 1987 को मेरी जीप पर फायरिंग हुई है, मेरे मामा की। मेरी गोली, राइफल की गोली मेरे सामने से निकली है, शीशा तोड़ती हुई। आपने पुलिस पर फोन करे, आपने उनके वीडियोग्राफी करके चीफ मिनिस्टर्स को, डीजीपी को ट्वीट किए। आपने उस टाइम पुलिस सुरक्षा मानी नहीं मांगी, क्योंकि आप घर में पत्थर लिए बैठे थे, आप भी हिंसा के लिए तैयार थे। यह होती है हक की लड़ाई और एक लड़ाई को लड़ने का तरीका। पर मुसलमान में सब्र नहीं है। मुसलमान का दूसरा नाम पॉपकॉर्न है, जरा सी हीट दो, पुटपुट 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 करके उछलने लगता है। बिना हक, गैर हक, नाजायज लड़ाइयां लड़ते लड़ते मुसलमानों, तुमने अपना ऐसा हाल कर लिया है कि जब हक की बात भी करते हो तुम्हारी कोई सुनता नहीं है। और स्पेशली मुसलमान भाइयों, इस देश की राजनीति के चूल्हे में मुसलमान भाइयों तुम्हें बहुत लकड़ी बनाकर झोंका गया है, और वो झोंकने वाली भाजपा नहीं थी, ना तब की भाजपा थी, ना आज की भाजपा है। हिंदू था इस देश में तेल की तरह शांत, उसको आप लोगों ने, भाइयों, हम लोगों ने पानी समझ लिया कि ये तो बेकार है, इसमें दम नहीं है। उस तेल में, उस ठंडे पड़े तेल में उबाल आ गया है। किसकी वजह से? जो नीचे उसके आग जलाई जा रही है 40-50 साल से। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? तो बवाल मचा हुआ है हिंदुस्तान में। नवरात्रे, रामनवमी, जुलूस, नारेबाजी, पत्थरबाजी, दुकानें तोड़ना, रमजान, सब खिचड़ी बन गई है। वास्तव में वो वक्त जो बड़ा शांतिपूर्ण वक्त होना चाहिए था भारत का, वो एक मानो बवाल का पर्याय बन रहा है। तो इस पर हर जगह डिबेट चल रहे हैं। मैं भी एक डिबेट पर था, तो वहाँ पर बात आई कि ये इतना ख़राब वक्त आ गया है भारत का, किस तरफ जा रहा है भारत, क्या होगा भारत का, सरकार क्या कर रही है। तो मैं पूरा न सुनाते हुए मैंने इसमें आचार्य प्रमोद जी का क्या जवाब दिया, आप खुद सुन के समझ जाएंगे कि उन्होंने क्या बोला होगा। मैंने उनका क्या जवाब दिया, पहले ये सुनिए और उसके बाद सुनिए उन्होंने आखिर में क्या कहा उस बात पर जो मैंने बोली थी। देखिए अमीज भाई, इस देश में जो एक सेकुलरिज्म के नाम पर चूल्हा बना, चूल्हा, उसमें जो एक आम मुसलमान की लकड़ी डाली गई, वो पढ़े लिखे मुसलमानों ने डाली और पीएफआई जैसी ऑर्गेनाइजेशंस ने डाली। ऐसी बातें कर करके मुसलमान तैयार हो जाए, मुसलमान अपनी सुरक्षा खुद करे, तुम जब मठ में चले जाओगे तुम्हें कौन बचाएगा, वगैरह वगैरह, वक्त बदलेगा। ये एक आम मुसलमान को, पढ़ा लिखा मुसलमान, पॉलिटिकल मुसलमान, सेकुलर मुसलमान, मौलाना चारा बनाता है, चूल्हे की लकड़ी बनाता है। और ये आज की बात नहीं है, ये शाबानों के टाइम से बनाता आ रहा है, इसी तरह भड़काता है। और इन लोगों की जो अच्छा, राम मंदिर को लेके जानते हैं आप, ये लोग इतने ये लोग निराश क्यों हुए? ना, राम मंदिर को लेके ये निराश इस मारे नहीं हुए कि फैसले में मस्जिद को उस जगह में जगह नहीं दी गई, ये इस मारे निराश हुए कि दंगे नहीं हुए। इन लोगों की, जैसे एक दो आपके पीएफआई वाले बैठे हैं, एआईएमएम वाले हैं, इन लोगों के कुर्ते पे और शेरवानी पर जब तक मुसलमान का खून ना लगे तब तक इनके कलेजे को ठंडक नहीं पहुंचती है।
जो ये साहब बोल रहे हैं कि मुसलमान असुरक्षित है, साहब शुक्र करिए कि मोदी योगी जैसे लोगों की सरकार है। जब इतना पथराव और इतना बवाल होने पर कहीं दंगा नहीं हुआ। अगर दंगा हुआ तो 1 दिन 2 दिन 2 घंटा 4 घंटा। ये अगर सन 80 का दौर होता और कांग्रेस का दौर होता तो क्या इनको, जो राहुल गांधी भी बोल रहे थे, इनको क्या उस दौर के दंगे नहीं पता? 2-2 महीने दंगे चलते थे, 2-2 महीने। मुसलमान शुक्र करे कि आज सुरक्षित है कि इतना सब होने पर भी बस्तियां और मोहल्ले नहीं जल रहे हैं। लेकिन हाथ जोड़ के निवेदन ये, इस देश का ताना बाना मत ढाओ, इस देश को बचाओ। गौरव भाटिया जी, आज जो आप काम कर रहे हैं वो बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है, लेकिन इस देश को नुकसान पहुंचा रहा है। नहीं, देश का ताना बाना टूट रहा है और मैं किसी के पक्ष में नहीं दिग्विजय सिंह, सीएफआई का विरोध नहीं कर रहा हूं। ये देश का ताना बाना जोड़ रहा है। मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। आप ही के डिबेट पर हम भी आचार्य जी से बहुत प्यार करते हैं, उनको पता है वो एक इतने पुराने आदमी होके इतना गलत नैरेटिव बता रहे हैं कि देश का ताना बाना बिगड़ रहा है। और राहुल गांधी के बयान को बड़े भाई हमारे सपोर्ट कर रहे हैं कि आने वाले 2-3 साल में आप देखिएगा क्या होगा। अमीश भाई, लेट मी कंप्लीट। आप में से शायद किसी का दंगों से इतना वास्ता नहीं रहा होगा, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं शायद कह के, जितना आपके भाई रिजवान अहमद का रहा है। मेरठ का हूं और बिजनौर का। 17 मई 1987 को मेरी जीप पर फायरिंग हुई है, मेरे मामा की। मेरी गोली, राइफल की गोली मेरे सामने से निकली है शीशा तोड़ती हुई। हम सरदने के रॉयड्स में फंसे हैं मेरठ के। हम गाड़ी पकड़ के रातों रात दिल्ली भागे अपनी जान बचा के। मैं वेस्टर्न यूपी का हूं आचार्य जी। आचार्य जी, गाड़ी का, मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट होने पर रॉयट होता था इस देश में। पतंग कटने पर रॉयट होता था कि तुमने मेरी पतंग काट दी पश्चिम उत्तर प्रदेश में। आचार्य जी, जरा सी लड़की को सीट नहीं दी गई, वहां रॉयट हुआ था। आज के जो हालात हैं, शुक्र करिए कि जो दंगे हैं वो 2 घंटा 4 घंटा 1 दिन चलते हैं। और निजाम ऐसा बदला है और सख्त हुआ है कि दंगाइयों को 1 दिन के अंदर उनके दिमाग ठिकाने कर दिए जाते हैं। आचार्य जी, 2-2 महीने मेरठ में रॉयट चलता था। पर देश का ताना बाना टूट रहा है रिजवान अहमद, ये बीजेपी की वजह से हो रहा है। कैसी बात कर रहे हैं आप? कैसी बात कर रहे हैं? देखिए, रिजवान अहमद ये कहना चाहते हैं कि 20 साल, रिजवान अहमद ये कहना चाहते हैं, प्रोफेसर रिजवान अहमद ये कहना चाहते हैं कि 10 साल पहले, 20 साल पहले ज्यादा दंगा हुआ करते थे, अब दंगे नहीं है। तो ठीक है, फिर डिबेट किस बात की हो रही है अमीश देवगन? फिर तो बात खत्म। सब तरफ रामराज है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप एक घर ढाइए बुलडोजर से, 2 घर ढाइए, 3 ढाइए, 4 ढाइए, सब ढा दीजिएगा। मैंने तो ये कहा है भाई, आप बिल्कुल ढाइए, हमें कोई परेशानी नहीं है। अगर मुल्क में सब ठीक है और आपको ठीक लग रहा है तो हमें भी ठीक लग रहा है। हम भी अपना राम भजन कर रहे हैं, हरि भजन कर रहे हैं। अगर गौरव भाटिया को लग रहा है कि सब कुछ ठीक है तो बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं देश में शांति रहनी चाहिए। तो फिर ये डिबेट क्यों हो रही है? फिर मध्य प्रदेश का हाहाकार क्यों मचा पड़ा है? फिर राजस्थान का हाहाकार क्यों? मैं बताऊं आचार्य जी, के अंदर ये हाहाकार क्यों है? फिर डॉक्टर रिजवान अहमद, आप क्यों चिल्ला रहे हैं? आप परेशान क्यों हैं? आप गौरव भाटिया परेशान क्यों हैं? सरकार, देश में, देश की जनता ने सरकार आपको चलाने को दी, मैंडेट आपको दिया, आपकी देश में सरकार है। तो गौरव भाटिया, अगर सब कुछ सही है तो बात खत्म करो। जवाब दे दूं आचार्य जी? उसी में जिसमें तेरी आचार्य जी, नहीं प्रोफेसर साहब, मैं आपसे जवाब नहीं चाह रहा। मैं जवाब तो गौरव भाटिया से चाह रहा था। आपने तो अपनी बात को रखा है। मैं आपकी बात पर कोई भी प्रतिक्रिया देना नहीं चाहता, क्योंकि आपकी बात में सच्चाई है। सुना साथियों, नई नस्ल के मेरे साथियों, हिंदू और मुसलमानों, यकीन करो ये बहुत अच्छे दौर से भारत गुजर रहा है। नई नस्ल के मुसलमानों को ये पता नहीं होगा और पुरानी नस्ल के मुसलमान नई नस्ल के लोगों को ये बातें बताएंगे नहीं, क्योंकि सच छुपाना और झूठ बोलना कुछ लोगों की फितरत में आ गया है, डीएनए में आ गया है। दोस्तों, इस देश ने वो दौर देखा है जहां पर तूने मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा, इस पर रॉयट होता था। तूने मेरी गाय को डंडा क्यों मारा, इस पर रॉयट होता था। मोटरसाइकिल टकरा जाए तो रॉयट होता था। बस में एक लड़की को जगह नहीं दी गई, इस पर इस देश ने रॉयट देखा है। पतंग कटने पर और छत से एक दूसरे को छेड़ने पर
और पतंगबाजी को सेलिब्रेट करने पर इस कंट्री ने रॉयट देखा है। और रॉयट का मतलब था महीना, 2 महीना, 3 महीना दंगे चलते थे। ईद की नमाज में मुरादाबाद में पुलिस की इस देश ने ईद की नमाज के दिन फायरिंग देखी है, पुलिस फायरिंग। अलीगढ़ में 1 साल में 4-5 महीने मेरे साथियों कर्फ्यू रहता था। इस देश ने वो देखा है। और ये तो मैं सिर्फ आप लोगों को यूपी की बात बता रहा हूं, महाराष्ट्र की और इधर उधर की, एमपी की, इस तरफ की तो बता ही नहीं रहा हूं, जयपुर की, राजस्थान की, वो दौर देखा है। आज का ये दौर भले सोशल मीडिया का दौर माने, या ये माने मीडिया बहुत एक्टिव हो गया है, या ये माने लोग हर चीज को रिकॉर्ड करने लगे हैं, या ये माने पुलिस सख्त हो गई है, सोसाइटी एक तरह से बदलाव ले रही है कि इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। मैं अभी इसमें नहीं जा रहा कि किसने नारा लगाया, किसने पत्थर मारा, कौन प्रवोक हुआ, कौन प्रवोक नहीं कर रहा था, कौन सही था, कौन गलत था, मैं इस पे नहीं जा रहा। पर घटनाएं इतनी बड़ी बड़ी हो रही हैं और दंगों के नाम पर कहीं बामुश्किल कोई 1 आदमी मर गया या 2 आदमी मर गए, जैसे गुजरात में 1 आदमी मर गया, या 1 दुकान जल गई, 2 दुकान जल गई, 10 दुकान जल गई। रॉयट 1 घंटा चला, 1 दिन चला, मुश्किल से 2 दिन चला और पुलिस ने काबू पा लिया। हम लोगों को इस नई शुरुआत का फायदा उठाना चाहिए और यह सोचना चाहिए उन लोगों को कम से कम जिनको पुराना दौर याद है, सन 75 का, 80 का, 85 का, 90 का, 95 का, कि ये एक अच्छी शुरुआत है। समाज में जहर नहीं घुल रहा है, समाज सेंसिटिव तो हो रहा है, लेकिन साथ साथ जिम्मेदार भी हो रहा है। पुलिस भी जिम्मेदार हो रही है और सरकार किसी की भी हो वो भी जिम्मेदार हो रही है। तो देश को बदनाम करना बंद करो कि देश का माहौल खराब हो रहा है। हां, इतना मैं जरूर कहूंगा कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो हां, 2, 4, 5 साल बाद इस देश का समाज, इस देश का तनाव, इस देश में आपस में लॉ एंड ऑर्डर उसी स्तर पर पहुंच जाएगा जैसा पहले था। लेकिन यह हमेशा याद रखो कि पहले रॉयट्स को लेके, लॉ एंड ऑर्डर को लेके इस देश का बहुत बुरा हाल था। इस देश की, और स्पेशली मुसलमान भाइयों, इस देश की राजनीति के चूल्हे में मुसलमान भाइयों तुम्हें बहुत लकड़ी बनाकर झोंका गया है और वो झोंकने वाली भाजपा नहीं थी, ना तब की भाजपा थी, ना आज की भाजपा है। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी बात हुई पत्थर चलने पर, कि पत्थर चले। इस पर मैंने क्या कहा ये सुन लीजिए, फिर आगे विस्तार से बताता हूं। मैं भी एक घर में रहता हूं, आप भी, सब पैनलिस्ट अपने अपने घरों में रहते हैं। मान लीजिए मेरे घर के सामने से एक जुलूस निकलता है जो मुझे नागवार है, मान लेते हैं। उसने कुछ ऐसा बोला जो मुझे, मेरे दिल को चोट लगी। अब ये बताओ बड़े भाई, मेरे घर में उस पर बरसाने के लिए कुछ है ही नहीं, मैं क्या फेंकूंगा? मेरे पास कुछ है ही नहीं। बर्तन फेंकूंगा, गिलास फेंकूंगा, चम्मच फेंकूंगा, हां ये तो फेंक सकता हूं। पत्थर नहीं फेंक सकता क्योंकि मेरे घर में, मेरी गली में पत्थर है ही नहीं। और कहीं भी आम तौर पे जब तक कोई बिल्कुल गांव ना हो, किसी के घर में ना पत्थर है ना सड़क पे पत्थर है। सवाल उठता है ये प्लेट, गिलास, चम्मच तो हो सकता है फेंकने के लिए, ये पत्थर कहां से आते हैं? पहली बात। सुना भाई, अगर मेरे घर के सामने से एक जुलूस निकल रहा है जो मैं मान लूं कि ऐसी नारेबाजी कर रहा है जिससे मैं प्रवोक हो रहा हूं, मेरी कुछ भावनाएं आहत हो रही हैं, मुझे जानबूझ के छेड़ा जा रहा है, अगर मैं मान लूं, चलिए मैं तो एक कॉलोनी में रहता हूं, आजकल आप एक शहर के ओल्ड सिटी में भी चले जाइए, किसी भी शहर के, चाहे लखनऊ पकड़ लीजिए, मेरठ पकड़ लीजिए, जयपुर पकड़ लीजिए, कोई भी पकड़ लीजिए, ओल्ड सिटी में भी चले जाइए, रूरल इंडिया में भी चले जाइए, तो गांव तक में खड़ंजे बन गए हैं, इंटरलॉकिंग लग गई है, आरसीसी की सड़कें बन गई हैं। वो जमाने नहीं हैं कि सड़कों पर पत्थर पड़े रहते थे। आप सोचिए, आप जब आप अपने घर में मोहल्ले में टहलने जाते हैं कि आपको सड़कों पे पत्थर पड़े हुए मिलते हैं? नहीं, समाज इतना विकसित हो गया है कि पत्थर अगर पड़ा भी हो तो उठा के लात मार के उसको किनारे कर देता है। मुझे अगर यहां पर मेरे घर में प्रवोक किया जाएगा या भारत के किसी भी इलाके में किसी को प्रवोक किया जाएगा तो क्या होगा?
मैं एग्जांपल दे दूं, या तो आदमी अपनी बैल्कनी पे खड़े होकर उनके साथ बदतमीजी करेगा, जवाब देगा, गाली देगा, या बाहर लेके कोई डंडा वंडा कुछ लेके बाहर निकल जाएगा। मारने के नाम पर क्या मारेगा? अपना भाई बर्तन मारेगा, गिलास मारेगा, चम्मच मारेगा, प्लेट मारेगा, क्रॉकरी मारेगा, कटोरी मारेगा। क्या घर में पत्थर होते हैं मारने के लिए? और अगर घर में पत्थर हैं और वो इतने पत्थर, इक्का दुक्का नहीं, हजारों की संख्या में पत्थर हैं, तो पहले सवाल ये उठता है कि वो पत्थर वहां क्या कर रहे थे। मेरे मुसलमान भाइयों, अगर हम ये मान भी लें कि एक जलूस रामनवमी का आया, वो मस्जिद के सामने खड़ा हुआ, उसने 1 घंटा नारेबाजी की, वो नारेबाजी इसलिए की कि तुम प्रवोक हो, तो समाज को, सोसाइटी को और कानून को आपको यह भी बताना पड़ेगा कि तुम्हारे पास इतने पत्थर कहां से आए। इसका अर्थ जानते हो क्या निकाला जाता है? इसका अर्थ यह निकाला जाता है मुसलमान भाइयों कि आपको अंदेशा था कि यहां से रामनवमी का जुलूस निकलेगा, और अगर वो निकलेगा और अगर वो कोई ऐसी वैसी बात करेगा तो हम पत्थर चलाएंगे। यानी आपने पहले ही मान लिया था कि हम प्रवोक होंगे और पत्थर चलाएंगे। यह आपने पहले ही मान लिया था। कानून इस चीज को इस तरीके से देखता है, कानून इस चीज को इस तरीके से देखता है। और फिर आपका कथन अगर पूरा भी सत्य मान लिया जाए, फिर से दोहरा रहा हूं, यह मत कहना कि एक ही तरफ की बात कर रहा हूं, कि आपको आके नारेबाजी करके, जलूसबाजी करके, तलवारें लेके प्रवोक किया गया। तो फिर से दोहराता हूं, और यह मत कहिएगा कि एक तरफ की बात कर रहा हूं, कि अगर यह मान भी लिया जाए कि आपको प्रवोक किया गया, लेकिन आपकी पत्थरबाजी ने आरोप को शिफ्ट कर दिया। मैं बात करके चल रहा हूं कि जो मुसलमान बोल रहा है वो ही सत्य है कि उसको प्रवोक किया गया, ठीक? तो यह मान लिया जाएगा आपके पत्थर चलाने पर कि आरोप शिफ्ट हो गया, अब आरोपी आप हो गए। गुजरात में पत्थरबाजी से एक आदमी मर गया, और क्या क्या बवाल हो गए। बात करते हो ना हक की, बात करते हो ना रमजान के महीने की, बात करते हो ना रिलीजन ऑफ पीस की, ठीक है, आपको कोई प्रवोक कर रहा था, अब मेरा तरीका सुन लो। वीडियोग्राफी करते, सोशल मीडिया पे डालते, धरनों पर बैठने का बहुत शौक है ना, शाहीन बाग पर भी बहुत बैठे थे, और ये बैरिस्टर आजम और ये जाहिल आजम भी बोल रहा था कि जगह जगह शाहीन बाग बना देंगे। अगले दिन सारे वीडियोस लेके 5000 आदमी जाते, डीएम के घर के बाहर एक शांतिपूर्ण धरना देते, पूरा मीडिया वहां पहुंचता, कहते जब तक हमारी एफआईआर नहीं लिखोगे इन वीडियो एविडेंसेस के आधार पर, तब तक हम यहां से नहीं उठेंगे। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, अपनी रक्षा करना और अपने घर की जान माल की रक्षा करना। बैठते 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, जब तक एफआईआर ना लिखी जाती और उन लोगों की गिरफ्तारी ना होती जो तुम्हें प्रवोक कर रहे थे। ये होती हक की लड़ाई। पूछते हो ना, हक 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 का तुम लोगों को बहुत शौक है। ये होती है हक की लड़ाई, और एक लड़ाई को लड़ने का तरीका। पर मुसलमान में सब्र नहीं है। मुसलमान का दूसरा नाम पॉपकॉर्न है। जरा सी हीट दो, पुटपुट 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 करके उछलने लगता है। तो जब तुमने पत्थर चला दिए, यह साबित हो गया कि रमजान के महीने में तुम तुले बैठे थे प्रवोक होने के लिए। तो प्रवोक करने वाले का, फिर से चौथी बार एक वीडियो में दोहरा रहा हूं, मान भी लिया जाए कि तुमको प्रवोक किया गया था, तो यह मान लिया जाएगा कि प्रवोक करने वाले का अपराध कम हो गया, और उस पर पत्थर चलाने वाले का अपराध, पेट्रोल बम चलाने वाले का अपराध बढ़ गया। उसके बाद आप मस्जिद पे भगवा लिए झंडा दिखाओ, कोई महत्व नहीं है। रायता बिखर गया है, कोई मस्जिद पर भगवा दिखा रहा है, कहीं मंदिर टूटा हुआ भी नजर आ रहा है, फिर कोई पूछने वाला नहीं है। कुल मिला के गलती आखिर में वो उसकी मान ली जाएगी जिसने हिंसा पहले करी। हिंसा, वो क्या कर रहे थे? फिर से 5वीं बार दोहरा रहा हूं, तुम्हारी बात सच मान के, वो नारेबाजी कर रहे थे, आप उत्तेजित हो रहे थे, आपने 112 पर फोन किए, आपने पुलिस पर फोन करे, आपने उनके वीडियोग्राफी करके चीफ मिनिस्टर्स को, डीजीपी को ट्वीट किए, आपने उस टाइम पुलिस सुरक्षा नहीं मांगी क्योंकि आप घर में पत्थर लिए बैठे थे, आप भी हिंसा के लिए तैयार थे। तो यह जवाब हो गया पत्थरबाजी का और नारेबाजी। अब तीसरी और आखिरी बार, पता है ये सब क्या हो रहा है? पता है
ये जैसे कड़ी उबाल मारती है, वैसे तो शब्द बोला जाता है बासी कड़ी में उबाल आ रहा है, ये अच्छा मुहावरा नहीं है, इस मारे ये नहीं दूंगा, पर तेल का उदाहरण दे देता हूं। हिंदू था इस देश में तेल की तरह शांत, उसको आप लोगों ने, भाइयों, हम लोगों ने पानी समझ लिया कि ये तो बेकार है, इसमें दम नहीं है। और हम मुसलमानों में एक बहुत बड़ी कमी है, बदकिस्मती से हम सिर्फ अपने को ही जज्बाती समझते हैं, अपने ही में हिम्मत समझते हैं और अपने ही में दम समझते हैं, बाकी को तो हम ऐਵੇਂ ही समझते हैं कि सबने चूड़ियां पहन रखी हैं। धीरे धीरे शाहबानों के टाइम से जब मुसलमान ने समाज को, सरकार को आंखें दिखाई थी, उसके बाद कश्मीरी हिंदुओं का मारा जाना, उसके बाद खुला पाकिस्तान के मैचेस में पाकिस्तान को जिताना, उसके बाद खामखा इतनी लंबी लड़ाई राम मंदिर की लड़ना, इतनी बुरी लड़ाई राम मंदिर की लड़ना, उसके बाद ट्रिपल तलाक की खामखा लड़ाई लड़ना, उसके बाद भाजपा के खिलाफ बार बार फतवे देना और हर चुनाव को एक जिहाद बना देना, उसके बाद सीए की लड़ाई खामखा लड़ना, उसके बाद हिजाब की लड़ाई खामखा लड़ना, उस तेल में, उस ठंडे पड़े तेल में उबाल आ गया है। किसकी वजह से? जो नीचे उसके आग जलाई जा रही है 40-50 साल से, और रायता बिखर गया है, और वो स्थिति भी चली गई है कि तुम गलत थे या तुम गलत थे। इस देश में वो स्थिति आ जाएगी जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक, और या जिसका बुलडोजर उसकी भैंस। तो अपने अंदर भी झांक के देखो कि कहीं ये जो हिंदू उग्र हो रहा है, हिंसक हो रहा है, इंटॉलरेंट हो रहा है, इसमें हम मुसलमानों की जिद की, नाजायज जिद की हरकतों की कितनी गलती है, और हमारी पुरानी नस्ल को, नई नस्ल को बिठा के ये समझाना चाहिए कि बेटा हम लोगों से भी इस देश में आज़ादी के बाद गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को मानो और उसका कोर्स करेक्शन करो। ये तो तेल में उबाल आ रहा है, चूल्हे की नीचे से लकड़ियां बाहर निकालो, नीचे थोड़ा ठंड का, प्यार मोहब्बत का, अंडरस्टैंडिंग का, कंपैटिबिलिटी का, जिद कम करने का पानी डालो, तेल का उबाल अपने आप खत्म हो जाएगा। और मैं बार बार बोलता हूं कि वक्त बदल रहा है, और तुम लोग मुझे गालियां देते हो, यही मैं तुम्हें हर वीडियो में समझाता हूं कि वक्त बदल रहा है। ये ना सोचो कि सिर्फ तुम्हारे अंदर जज्बा है, दूसरे के अंदर भी जज्बा है, उसके अंदर भी ईमान है, उसके अंदर भी लड़ने की शक्ति है, तलवार और पत्थर चलाने का दम है। तो आने वाली नस्लों को इसमें ना झोंको। हिंदू अपनी जिम्मेदारी देखें, मुसलमानों हम अपनी देखें। बदकिस्मती से जब हिंदू गलती करता है तो उसको रोकने टोकने के लिए 10 हिंदू खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब हम मुसलमान गलती करते हैं तो अगर मगर लेकिन किंतु परंतु करते रहते हैं। सबसे पहले अपने गिरेबान में झांको, अपना घर ठीक करो, अपना व्यवहार, अपने अमाल, अपना चलन ठीक करो, दूसरे का खुद ब ठीक हो जाएगा। और अगर नहीं होगा तो उसी के समाज से आवाजें उठेंगी और उसको ठीक करेंगी। और लड़ाई की किस तरह लड़नी चाहिए थी मैं बता चुका हूं। वीडियो बनाते, ट्वीट करते, डीएम के घर जाते, वहां धरना देते, वो कहलाती तुम्हारे हक की लड़ाई। लेकिन बदकिस्मती से ना तुम्हें हक की लड़ाई लड़नी आती है, ना तुम्हारे पढ़े लिखों को हक की लड़ाई लड़नी आती है, ना तुम्हारे लीडरों को हक की लड़ाई लड़नी आती है, ना तुम्हारे मौलानाओं को हक की लड़ाई लड़नी आती है। बिना हक, गैर हक, नाजायज लड़ाइयां लड़ते लड़ते मुसलमानों तुमने अपना ऐसा हाल कर लिया है कि जब हक की बात भी करते हो तुम्हारी कोई सुनता नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।